अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है लीज़ और साथ ही साथ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ लेसर एंड लेसी। सेक्शन 105 से ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 105 की, तो सेक्शन 105 में हमें डेफिनेशन प्रोवाइडेड है कि लीज़ की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। अब जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अ लीज इज ट्रांसफर ऑफ immovable property is a transfer of right to enjoy such property made for a certain time express or implied or in perpetuity in consideration of a price paid or promised or of money, a share of crops, service or any other thing of value to be rendered periodically or specified occasion to be transferer to the transferer by the transferee। ठीक है। who accepts the transfer on such terms। अब इस डेफिनेशन से आपने क्या सीखा, इस डेफिनेशन से आपने समझा क्या? जब तक आप इसके इसेंशियल्स नहीं निकाल लेते, इसेंशियल्स ड्रा नहीं कर लेते इस डेफिनेशन से, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि लीज जब भी होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। अब होता है ये ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय। हमने जब सेल पढ़ा तो सेल के अंदर क्या था? सेल के अंदर था कि ओनरशिप को ट्रांसफर करना। यहाँ पर ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही नहीं रही, यहाँ पर तो राइट ऑफ एंजॉय ट्रांसफर हो रहा है। सच प्रॉपर्टी मेड ऑन अ सर्टेन टाइम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी कि वजाहतन भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है। ऑन अ परपेचुटी। अब ये परपेचुटी का क्या मतलब है? परपेचुटी का मतलब ये है कि परमानेंट टाइम। इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल दूंगा। एक प्रॉपर्टी रिसेंटली मैंने परचेज की, तो वो लीज्ड प्रॉपर्टी थी। जिसने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी वो कौन था?
वो था लेसी। लेसर कौन होता है? जो ट्रांसफ़र कर रहा होता है अपनी प्रॉपर्टी को। जो लीज़ कर रहा होता है वो कौन होता है? लेसर होता है। लेसी कौन होता है? कि जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है। अब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई उस शख्स ने मुझे ट्रांसफ़र की, सही है, ट्रांजैक्शन की मेरे साथ। अब यहाँ पर वो परमानेंट टाइम ड्यूरेशन के लिए वो प्रॉपर्टी लीज्ड थी 100 ईयर्स के लिए। अच्छा, जब 100 ईयर्स के लिए 99 ईयर्स के लिए लीज प्रॉपर्टी को लीज किया जाएगा, यानी कि लीज होगी प्रॉपर्टी, तो फिर वो दोबारा से रिन्यू की जाएगी। अब आगे देखें, इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस। कंसिडरेशन मुआवजा क्या होगा इसमें? प्राइस भी हो सकता है, पेड या फिर प्रॉमिस टू बी पेड भी हो सकता है, और ऑफ मनी, ऑफ शेयर। अब यहाँ पर कंसिडरेशन का आप ये देखें कि कंसिडरेशन क्या होगा। कंसिडरेशन में आप ये अंदाज़ा लगा लें, प्राइस होगा, या फिर सर्विस भी हो सकती है, या फिर सर्विस के अलावा क्या हो सकता है? शेयर ऑफ क्रॉप्स। शेयर ऑफ क्रॉप्स किस तरीके से होगा? मतलब कि कंसिडरेशन में शेयर ऑफ क्रॉप्स भी हो सकता है। जो ट्रांसफरर है, जो आपका लेसर है, वो लेसी को ये भी कह सकता है कि भाई इस तरीके से कर लें कि हम जो है यूँ करते हैं कि पीरियोडिकली जो भी शेयर ऑफ क्रॉप्स होंगे उसमें से आप इतने शेयर क्रॉप्स के हमें देंगे, इतने शेयर्स आप खुद रखेंगे, ठीक है। या सर्विस, जिस सर्विस पर वो ट्रांसफ़र की जा रही है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पर जो सर्विस चल रही है उसका कुछ हिस्सा ले लें। या फिर प्राइस। अब प्राइस को क्या कहा जाता है वो भी आगे चल के बताता हूँ आपको। खैर, शेयर ऑफ क्रॉप, सर्विस और अदर थिंग ऑफ वैल्यू टू बी रेंडर्ड पीरियोडिकली। रेंडर्ड पीरियोडिकली यानी कि पीरियोडिकली यानी कि ईयर टू ईयर, और स्पेसिफाइड ओकेजन, या फिर हर ओकेजन पर 6-6 महीने में कोई फसल लगती है, ठीक है, या फिर 3-3 महीने में लगती है, या फिर साल ब साल लगती है। उसके बाद क्या है? टू द ट्रांसफरर बाय द ट्रांसफरी। ट्रांसफरर के जरिए से ट्रांसफरी को, हु एक्सेप्ट्स द ट्रांसफर ऑन सच टर्म्स, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसको बताई जाएंगी। पूरी की पूरी लीज डीड जो होती है, लीज डीड के ऊपर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। जो प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र की गई थी वो ऑलरेडी लीज प्रॉपर्टी थी, तो उसकी लीज के डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास मौजूद हैं। अगर वो आपको दिखाता तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आ जाता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद हैं। अच्छा देखें, उसमें ये लिखा हुआ था, वो थी एक सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी की। उसमें मैं आपको अगर प्रैक्टिकली थोड़ा बताऊंगा तो शायद आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। अब प्रॉपर्टी थी वो सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी की, उन्होंने लीज़ कर दी एक शख्स के नाम पर, और उस शख्स ने फिर जो है मरने के बाद उसके औलाद पर ट्रांसफ़र हुई, उनके औलाद ने फिर मुझे सेल आउट कर दी। सही है, 99 ईयर्स की लीज़ थी। अब उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसमें जो कहने की बात है वो ये है कि जब भी उनमें टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि जब भी ये हमने आपको एक घर जो है वो क्या किया, वो लीज़ किया है, अगर ये घर ज़मीन बन जाएगी, यानी कि इस जो है चार दीवारें आप इसमें से ख़त्म कर दें, एक प्लॉट बन जाएगा, तो उस पर जितने भी लेसी के राइट्स थे वो सारे के सारे दोबारा से हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज़ भी लिखी गई। अब यहाँ पर क्या बिलफर्स हम टाइम ड्यूरेशन रखें कि भाई इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम इसको ज़मीन कर रहे हैं, हम इसमें बुनियाद रखेंगे, हम इसको दोबारा से घर तामीर करेंगे, तो क्या नहीं कर सकते? फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड कर सकते हैं, लेकिन चार दीवारी होना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में बताया जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए क्या है, सच टर्म्स। 99 ईयर्स बिलफर्स गुजर गए इन फ्यूचर जब भी, तो उसके बाद उसको दोबारा से रिन्यू किया जाएगा। क्या वो दोबारा से जो है प्रॉपर्टी को सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी खुद वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते, उनके पास ये राइट है या नहीं है? लेकिन जब भी एक प्रॉपर्टी बार बार ट्रांसफ़र हो जाए तो वो कैंसिल नहीं होगी, उसकी ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं हो सकती, रीन्यू होगी। वो लीज़ क्या होगी? वो लीज़ डीड रीन्यू की जाएगी। और जब भी उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि लेसी को जब प्रॉपर्टी लीज़ कर दी, तो लेसी अगर किसी और को ट्रांसफ़र करेगा तो फिर लेसर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है, ठीक है, एनओसी लेना कंपलसरी है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं किसकी तरफ? 106 की तरफ।
सॉरी 106 से पहले कुछ टर्म्स हैं, लेसर, लेसी, प्रीमियम एंड रेंट डिफाइंड। लेसर कौन होता है? लेसर वो शख्स, लेसर ट्रांसफरर, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लेसर। जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसको क्या कहा जाएगा? लेसी। प्रीमियम, उसके बाद क्या कह रहे हैं? द प्राइस कॉल्ड द प्रीमियम, यानी कि बिलफर्स प्रॉपर्टी लीज कर दी, वो जो प्रॉपर्टी थी वो लीज की गई थी 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में। जो प्लाट लीज जो है, जो घर लीज किया गया वो 1.5 से 2 लाख रुपए में कर दिया गया। सही है। उसके बाद देखें लीज प्रॉपर्टी में आप ये अगर डिफरेंशिएट ड्रॉ करें कि सर व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन परमानेंट टाइम लीज एंड सेकेंडली जो है सेल में, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंशिएट ड्रॉ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसको अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझें तो इसमें डिफरेंशिएट ये है कि देखें, जब आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करते हैं, एक प्रॉपर्टी को सेल करते हैं अंडर सेक्शन 54 ऑफ टीपीए, तो आप सारे के सारे राइट्स क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं, सारे के सारे इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी को लीज करते हैं तो 1 से 2 राइट लेसर के पास मौजूद होते हैं, चाहे परमानेंट लीज करें चाहे टेम्परेरी लीज करें। जैसे मैंने आपको बताया कि उस लीज डीड के अंदर ये बात लिखी थी कि अगर वो हमने जब आपको प्रॉपर्टी लीज की, वो घर था, अगर वो घर दोबारा से ज़मीन बन गई, उस घर की जगह से वो घर ख़त्म हो गया, तो वो प्लाट वापस हमारे पास राइट है कि हम उसको रिडीम कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं आपसे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या पढ़ रहे थे हम? प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम मीन्स कि जिस अमाउंट पर, जो एक्चुअल अमाउंट होती है, जो एक्चुअल अमाउंट होती है जिस पर आप जो है प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? लीज कर रहे हैं, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। रेंट, अगर एयर टू एयर सबमिट कर रहे हैं तो वो रेंट है, मंथ टू मंथ सबमिट कर रहे हैं तो भी वो रेंट है। उसके बाद 106 पे आ जाएं। 106 106 क्या कहता है? 106 कहता है ड्यूरेशन ऑफ लीज इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरेशन ऑफ लीज इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है तो 106 के तहत किस तरीके से कुछ शराइत जो है वो लागू हो जाएंगी ट्रांसफर और ट्रांसफरी पे। देखें यहां पर ये कह रहा है कि अगर आपने लीज की है ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर लीज की है, तो आप जो है उस लीज को कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, तो आप प्रायर 6 मंथ्स का नोटिस देंगे। अगर आपने लीज की है कितने की? अगर आपने लीज की है अदर पर्पसेस जिसमें मंथ टू मंथ आ गया, तो फिर आप जो है 15 डेज प्रायर नोटिस देंगे। अब एक स्टूडेंट ने सवाल किया, सर व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन रेंटेड प्रॉपर्टी एंड लीज्ड प्रॉपर्टी? क्योंकि मैंने यहाँ पर तो बात कर दी मंथ टू मंथ की। क्या बात कर दी मैंने? मंथ टू मंथ की। रेंट भी तो हमारे पास मंथ टू मंथ पे होता है। समझ रहे हैं बात को? कि एक प्रॉपर्टी आप रेंट कर रहे हैं, उसमें भी तो आप सारे के सारे राइट्स दे रहे हैं, अगले को पोजीशन का राइट दे रहे हैं। उसमें जो है बिलफर्स वो क्या करता है, वो उस प्रॉपर्टी पे जितने भी इंजॉयमेंट्स, जितने, जैसे कि अगर वो कोई शॉप है या कुछ भी है, तो वो उसमें से बेनिफिट्स उठा रहा है। लीज में क्या फ़र्क है ज़रा समझें। देखें, प्रॉपर्टी जब रेंटेड है, जब प्रॉपर्टी रेंटेड है, एक तो रेंट मंथ टू मंथ होगा, मंथ टू मंथ। सेकेंडली, रेंटेड प्रॉपर्टी को आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? रेंटेड प्रॉपर्टी को आप किसी और शख्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अक्सर पहले होता था, पगड़ी सिस्टम होता था, लोग 200 रुपये रेंट देते थे और आगे दूसरों को ट्रांसफ़र कर देते थे जो है भारी रेंट में। लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। आपके पास राइट ऑफ पोजीशन है, आपके पास राइट ऑफ पोजीशन है, मींस प्रॉफिट आप उसमें से नहीं गेन कर सकते। जब प्रॉपर्टी लीज हुई,
जब प्रॉपर्टी लीज हुई तो उसमें से आपके पास 99% सारे के सारे राइट्स, सारे के सारे इंटरेस्ट आपके पास डिवॉल्व हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है रेंटेड प्रॉपर्टी और लीज प्रॉपर्टी में। यानी लीज्ड प्रॉपर्टी तो 99 ईयर्स की भी हो सकती है, 25 ईयर्स की भी हो सकती है, ईयर टू ईयर भी हो सकती है। और लीज में क्या होता है कि आप जो है प्रीमियम भी पे करते हैं। आप क्या करते हैं, प्रीमियम भी पे करते हैं और बाद में रेंट भी पे कर रहे होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अक्सर अमूमन यही देखा गया प्रैक्टिकली कि प्रीमियम ही पे किया जाता है, रेंट पे नहीं किया जाता। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि सर जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं इस तरीके से रेंट में भी तो हम एडवांस पेमेंट देते हैं। तो देखें, रेंट में क्या होता है कि आप एडवांस पेमेंट देते हैं, आपको जगह छोड़ने के बाद वो पेमेंट वापस मिल जाती है। 11 महीने की रेंट होती है, 12 महीने की, 1 साल की रेंट होती है। लेकिन लीज अक्सर अमूमन ईयर टू ईयर होती है। ठीक है, ईयर टू ईयर हो सकती है और हर साल वो रिन्यू होगी। खैर ये थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है। देखें, अगर अभी भी अगर आपको क्यूरी है, अगर अभी भी आप डिफरेंशिएट ड्रॉ नहीं कर पाए, रेंट में आपके पास राइट ऑफ पोजीशन आ गया, लीज में इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया, पोजीशन भी आ गई। ठीक है, यूं समझें कि आप जो है ऑस्टेंसिबल ओनर ही बन गए, ये चलें इसको छोड़ें, ऑस्टेंसिबल ओनर को छोड़, पोजीशन भी आ गई, आप एक किस्म के ओनर बन गए और आप जो है लीज को फिर रीन्यू करवाएंगे। सही है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब आते हैं किसकी तरफ, सेक्शन 107 की तरफ, लीज हाउ मेड। अब लीज किस तरीके से की जाएगी, लीज होती किस तरीके से है, हमें ये सेक्शन बताएगा, सेक्शन 107। सेक्शन 107 कहता है अ लीज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि 1 साल या 1 साल से ज्यादा, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, और रिसीविंग ईयरली रेंट कैन बी मेड ओनली अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। आप किस पर करेंगे, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे करेंगे। जब भी लीज की जाएगी ईयर टू ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा तो वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे की जाएगी। और रेंट भी जब हम करते हैं 1 ईयर या 1 ईयर से एक्सीड तो फिर हम उसको भी रजिस्टर करवाते हैं, जिसका रीज़न ये होता है कि जो आपकी रेंट होती है वो 11 महीने की होती है। तो जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है उससे बचने के लिए लोग जो है 11 मंथ्स की ही रेंट करवाते हैं, उसको फिर रिन्यू करवा लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, अदर लीजेस ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी मे बी मेड आइदर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय ओरल एग्रीमेंट ऑन डिलीवरी ऑफ पोजीशन, यानी कि ओरल एग्रीमेंट से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही करवाया जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्या समझा, हमने डेफिनेशन समझी। डेफिनेशन के अंदर हमने ये समझा कि आखिर एक्चुअल डेफिनेशन में हमें समझाया क्या जा रहा है। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट ड्रा किया, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड लीज। देखें, एक और भी डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है सिंपल कि हमारे पास जब गिफ्ट करते हैं हम तो उसमें कंसिडरेशन नहीं होता, प्राइस नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंसिडरेशन ऑफ प्राइस भी है, कुछ एसेंशियल्स इसके मिलते जुलते हैं सेल के साथ। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ एंजॉयमेंट दे रहा है कि एक प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूँ 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, आप इसमें जो चाहे करें, लेकिन आपने मुझे एक प्रीमियम देना है। प्रीमियम कितना भाई, 10 लाख रुपए दे दें। अच्छा, फिर जब 10 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम इसको दोबारा से एक्सटेंड कर लेंगे मजीद 10 ईयर के, 10 ईयर्स के लिए, 99 ईयर्स की लीज हो गई। 99 ईयर्स की जब लीज होती है, अब आप ये कहेंगे कि सर 99 ईयर्स के बाद क्या होगा, तो 99 ईयर्स तक एक्चुअली जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये देखा गया है कि कभी भी एक प्रॉपर्टी 99 ईयर्स तक एक बंदे के पास या फिर उसके इनहेरिटेंस के पास चलती नहीं आ रही, वो कभी ना कभी आगे चल के ट्रांसफ़र हो ही जाती है। कोई शख्स ये कहते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, मेरे औलाद की रहेगी, और उसके बाद कोई और बाहर का बंदा इसको परचेज ही नहीं कर सकता। तो ये जो है क्या है, टीपीए के अगेंस्ट है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अगेंस्ट है। आप ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेल डीड के अंदर नहीं लिख सकते। खैर,
तो ये हमारी आज की डेफिनेशन थी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। और लीज का टॉपिक इतना कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट टाइम 2022 के अंदर जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था सिंध का, ठीक है, तो सिंध के अंदर रिटन एग्जामिनेशन के अंदर एक सेक्शन आया था लीज होल्डिंग ओवर, सेक्शन 116 से आया था। तो उसकी जो बैरक वर्डिंग है आपने हूबहू वही लिखनी थी। क्योंकि देखें रिटन एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात की जाती है सिंध के पैटर्न की, तो सिंध के अंदर आपने कोशिश ये करनी होती है कि वो आपसे एग्जामिनर जितना पूछ रहा है आपने सिर्फ उतना ही उसको जवाब देना है। अगर आप उसको जो है 1.5 से 2 पेजेस पर आंसर लिखते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस आते ही कितने मार्क्स हैं, 5 नंबर के आते हैं, 7 नंबर के आते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं आते। हाँ, पंजाब के अंदर अगर बात की जाए तो 10, 15, 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो प्रीफेस्ट को प्रीक्लूड तक हमने जो है कन्वर्ट करना होता है, तो वो लेंदी हो सकते हैं। सही है, यहाँ तक कोई क्यूरी कोई भी सवाल हो तो कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।